हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? मनी एंड क्रेडिट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। किस चीज़ के बारे में? मनी के बारे में और क्रेडिट के बारे में। मनी क्या होता है ये आपको पता है, जो रुपए नोट आप इस्तेमाल करते हैं ना, जिससे कि टॉफ़ी खरीदते हैं या फिर कोई गेम खरीदते हैं या फिर कुछ और इस्तेमाल करते हैं, उसी रुपए के बारे में हमें यहाँ पर बात करना है, मनी के बारे में। और साथ में हमें क्रेडिट के बारे में बात करनी है। क्रेडिट का मतलब क्या? उधार, लोन, कर्जा, इसी चीजों के बारे में कि आप जो अपने दोस्त से ले लेते हैं कि भाई 20 रुपए देना, कल दे दूंगा, उसकी बात यहां पर की जा रही है, उसी क्रेडिट की। ठीक है, तो यहां पर हमारा इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक आ जाता है। टॉपिक का नाम क्या है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक मीडियम है एक्सचेंज करने का। किस चीज के एक्सचेंज करने का? प्रोडक्ट के एक्सचेंज करने का, गुड्स के एक्सचेंज करने का। यानी कि मुझे क्या है, मेरे पास कोई सामान है, मेरे पास चावल है। अब चावल मैंने खेती करके उगाया, तो ऐसा थोड़ी है कि चावल ही को हर चीज में मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। चावल के अलावा भी मुझे कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि मुझे कपड़ा चाहिए, जैसे कि मुझे दाल भी चाहिए, मुझे मोबाइल फोन भी चाहिए, और भी चीजें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? चावल को देकर चाहूंगा कि मुझे वो सारी चीजें मिल जाएं। तो उसी के लिए हम रुपए का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चावल के बदले डायरेक्टली हमें सब चीज लेना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है ये अभी हम देखने वाले हैं। तो हम वहां पर क्या करते हैं? चावल से पहले बेचते हैं चावल को, और सबसे पहले मनी लेते हैं, रुपए लेते हैं, और फिर उस रुपए से जो भी हमारी जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर लेते हैं। तो मनी क्या होता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा मनी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि भाई पैसे कब आए, कैसे इस्तेमाल होने लगे, आज हम कैसे पैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें जरा देखते हैं। द यूज ऑफ मनी स्पेन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। यानी हमारे दैनिक जीवन में रोजाना हम पैसे का लगभग हर जगह इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज्यादा हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर अपने आप देखिएगा तो आप आसानी से पाइएगा कि बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं हर एक दिन जिसमें कि पैसे इंवॉल्व होते हैं। जैसे अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपने मोबाइल फोन खरीदा, आपको पैसे देने होंगे। मोबाइल फोन में आप रिचार्ज करवाते हैं, आपको पैसे देने होंगे। आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, उसका बिजली बिल देना होगा, जो कि पैसे में आप देते हैं। इसके अलावा आप कपड़े खरीदते हैं, आप किताब खरीदते हैं, कॉपियां खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सारा ट्रांजैक्शन किस में होता है? पैसे में होता है। आप कुछ बेचते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, आप कुछ खरीदते हैं तो आपको पैसे देने होते हैं, मनी देना होता है। ठीक है, ये चीज तो हम समझ गए। आप चाहें तो इसका लिस्ट बना सकते हैं, ऐसा आपको किताब में टास्क दिया गया है। आप ट्राई करके देखिए कि क्या आप करते हैं, पैसे का किस तरीके से यूज करते हैं। आगे यहां पर देखिए, आगे यहां कहा जा रहा है, इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस गुड्स आर बीइंग बाउट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। इसमें से ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें क्या होता है? मनी का इस्तेमाल होता है। मनी के जरिए चीजों को हम या तो खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। जब कोई भी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो क्या हमें मनी प्राप्त होता है, और जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें मनी देना होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये तो बेसिक चीजें हैं, इसमें कुछ उतना बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां कहा जा रहा है, इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड विथ मनी। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। यहां पर क्या कहा गया? कहा गया कि कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे के बदले में सर्विस देते हैं या फिर लेते हैं। जैसे आप अपना घर बना रहे हैं, आपके घर में मजदूर ने दिन भर काम किया, तो उस मजदूर को आप कुछ पैसे देते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए देते हैं कि भाई तुमने सर्विस मुझे दिया, मुझे दिन भर अपना मेहनत दिया, तो उसके बदले मैं तुम्हें पैसे देता हूं। तो वो भी एक तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ जहां पर पैसे को सर्विस के रूप में एक्सचेंज किया गया। आपके स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, तो टीचर थोड़ी ही ना किसी चीज को आपको दे रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? आपको सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। उसके बदले में आपके टीचर को क्या होता है? पैसे मिलते हैं, मनी मिलता है। ठीक है, कई बार हम यह भी देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सामान तो मिल जाता है लेकिन पैसे हमें तुरंत नहीं देने होते हैं। जैसे आप जब अपने घर के बगल में किराना दुकान में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, वहां पर आप उधार पर सामान ले लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है? आपको सामान मिल जाता है, बदले में आप उसको बोल देते हैं कि भाई देख, आज मेरे पास पैसे नहीं है,
अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल मैं तुझे पैसे दे दूंगा, अभी तू मुझे सामान दे दे। तो क्या हुआ, ये एक तरीके से हुआ कि आपने वादा कर दिया उसे कि भाई तुम्हें तुम्हारे पैसे कल मिल जाएंगे लेकिन सामान मुझे आज दे दो। तो वही प्रॉमिस की यहां पर बात की जा रही है, और इसी प्रॉमिस को क्या हम कहते हैं, लोन कहते हैं, या फिर उधार कहते हैं, या फिर कर्ज कहते हैं। ठीक है, कि भाई आपको जो चीज चाहिए थी मिल गई, आपको पैसे अभी नहीं देने हैं, बाद में देने हैं। ठीक है, आगे यहां पर कहा जा रहा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। आपने कभी यह सोचा है कि सारे ट्रांजैक्शन पैसे से क्यों होते हैं? रुपए, नोट जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस नोट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं सारे ट्रांजैक्शन करने के लिए? उसका अगर हम नहीं इस्तेमाल करें तो क्या होगा, इसका अब हम जवाब देखने वाले हैं। तो यहां पर जरा देखें, तो इसका जो रीजन है ये काफी सिंपल है। कैसे सिंपल है? इसका रीजन ये है कि भाई देखो, जिस भी आदमी के पास मनी होगा, मेरे पास अगर मनी है, आपके पास अगर मनी है, तो आप उस मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी के साथ, किसी भी सर्विस के साथ, जो भी आपको चाहिए। मतलब आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए लेकर मार्केट में जाइए, आप कुछ भी 100 रुपए की कीमत का खरीद सकते हैं मार्केट में। आपको कोई मना नहीं कर सकता है, कोई रोकेगा नहीं, और बहुत ही सिंपल है। बस आपको 100 रुपए के नोट देने हैं और आपको चॉकलेट लेना है, 100 रुपए देने हैं और रेस्टोरेंट में मस्त खाना खा लेना है, 100 रुपए देने हैं आपको रिचार्ज करवा लेना है, 100 रुपए देने हैं कपड़ा कुछ ले लेना है। तो क्या हो रहा है, बहुत आसान है पैसे का इस्तेमाल करके चीजों को एक्सचेंज करना। इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हर कोई चाहता है कि उसको जो पेमेंट हो, जो उसको पैसे मिले, वो मनी के रूप में मिले और वो उसका इस्तेमाल कहीं और जाकर कर सके। अब बोलेगा सर मनी का इस्तेमाल मनी में मिले तो मनी के अलावा भी कहीं किसी भी तरीके से हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। हम बोलेंगे कि भाई मुझे दे दो कपड़ा, बदले में मैं 1 किलो चावल देता हूं तुमको। तो वो भी एक तरीके से एक्सचेंज हुआ ना, कि भाई तुम मुझे कपड़ा दो, मैं तुम्हें चावल दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। लेकिन अगला आदमी क्या चावल ले लेगा? क्या नहीं लेगा? बोलेगा नहीं भाई, चावल का मैं क्या करूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे तब न जाकर मैं कुछ और खरीदूंगा, चावल का मैं क्या करूंगा। तो इस तरीके से हर कोई चाहता है कि उनको जो भी पेमेंट मिले, नोट मिले, पैसे मिले, मनी मिले, वो किसी और तरीके से पेमेंट लेना नहीं चाहता है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया गया है यहां पर कि अगर हम मनी में ट्रांजैक्शन ना करें, अगर किसी भी व्यक्ति को हम मनी में पेमेंट ना करके किसी और तरीके से पेमेंट करने की कोशिश करें तो क्या परेशानियां आती हैं, ये अब जरा सा देखते हैं। तो यहां पर हमारे सामने है एक शू मैन्युफैक्चरर है, एक शू बनाने वाला व्यक्ति है जो कि शू बनाता है। उसको अपने शूज को सेल करना है मार्केट में और उसके बदले में व्हीट बाय करना है। ठीक है, अब यहां पर सिंपल तरीका क्या है कि वो मार्केट में जाएगा, वो अपने शूज को बेच देगा और उसके बदले में उसे पैसे मिल जाएंगे, नोट मिल जाएंगे, मनी मिल जाएगा। यह सिंपल तरीका है। और उसको फिर नोट लेकर जाएगा किसी दुकान में जहां पर व्हीट मिलता है और व्हीट खरीद कर आ जाएगा, उसका काम हो गया, उसको कोई माथा का लोड नहीं, टेंशन फ्री एकदम। ठीक है, ये तो भाई सिंपल तरीका। अब देखते हैं हम लोग मेंटोस जिंदगी, ये तो हो गया आसान जिंदगी। अब हम मेंटोस जिंदगी देखते हैं। मेंटोस जिंदगी क्या है, मतलब थोड़ा टफ प्रॉब्लम वाला क्या है। अगर हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं पैसे का, वहां पर क्या हो रहा है, मतलब इस व्यक्ति को शूज बेचने हैं और व्हीट खरीदना है, तो अब इसको क्या करना होगा, अब इसको ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जो कि व्हीट देकर और शूज लेना चाहता हो। आप समझ रहे हैं कि भाई इसको शूज बेचना है और व्हीट खरीदना है। हम लोग मनी का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो भाई क्या करना होगा, हमें एक्सचेंज करना होगा बिना मनी का। तो अब हमको एक्सचेंज करने के लिए ऐसा आदमी खोजना होगा जो कि शूज खरीद ले और व्हीट बेच दे। तो मार्केट में कितने लोग होंगे जो कि शूज को खरीदना चाहते होंगे और व्हीट बदले में बेचना चाहते होंगे? कितने लोग होंगे? बहुत ही कम, शायद ही कोई आपको मिलने पाएगा जो कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार एक्सचेंज करना चाहता हो। और यहां पर इसी तरीके का एक्सचेंज होता है अगर हम पैसे का इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, अब यहां पर यह तो प्रॉब्लम हो गई शू मैन्युफैक्चरर के सामने कि भाई इसको जो बेचना है अगले आदमी को वही खरीदना हो और अगले को जो बेचना है वो इसको खरीदना हो। अगर कोई व्यक्ति है जो कि शूज खरीदना चाहता है लेकिन बदले में वो सेव बेचना चाहे,
तो क्या ये आदमी खरीद लेने पाएगा? नहीं, बोलेगा नहीं भाई, मेरा तो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक चीज आती है और इसको क्या कहते हैं हम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि ये जो व्यक्ति है, यहां पर दोनों व्यक्तियों को जो चीज रिक्वायरमेंट है दोनों का सेम हो। इसको सू बेचना है तो इसको सू खरीदना है, और इसको वीट बेचना है तो इसको वीट खरीदना है। दोनों का रिक्वायरमेंट एक दूसरे से मैच करना चाहिए। अगर मैच करेगा तभी ट्रांजैक्शन होने पाएगा, अगर नहीं करेगा तो ट्रांजैक्शन नहीं होने पाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, जिसको कि हम बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यहां पर एक व्यक्ति को अगर सेव बेचना है तो दूसरे को केला बेचना है, और इसको सेव खरीदना है और इसको केला खरीदना है। दोनों आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। लेकिन एक्सचेंज कब करेंगे, जब दोनों का रिक्वायरमेंट सेम हो, जिसको कि क्या हम कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दोनों का रिक्वायरमेंट सेम है, जैसा कि अभी हमने तुरंत बात किया, क्या बात किया कि एक को सू बेचना है, दूसरे को सू खरीदना है, एक को वीट बेचना है, दूसरे को वीट खरीदना है। ठीक है, तो यहां पर यह होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब यहां पर कहा जा रहा है, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाला जो सिस्टम है ना, जहां पर दोनों व्यक्तियों का रिक्वायरमेंट सेम होना चाहिए, एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम क्या हो गया, बार्टर सिस्टम एक तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, जहां पर मनी का, पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है। आप सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करते हैं और इसी तरीके से आपका सिस्टम रन करता है। ठीक है, ये तो हमने बार्टर सिस्टम बात कर ली, पुराने जमाने की बात कर ली, शुरुआत में ऐसा होता था। लेकिन आज के जमाने में जहां पर इकोनॉमी है, इकोनॉमी में मनी का यूज होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर तो ऐसा हम करते नहीं हैं। तो यहां पर हम करते क्या हैं, मनी को इस्तेमाल करते हैं इंटरमीडिएट के रूप में। मतलब कि जो भी व्यक्ति आएगा, जिसको भी कुछ एक्सचेंज करना है, वो सबसे पहले अपने सामान को मनी से एक्सचेंज करेगा और फिर मनी से जिस चीज में एक्सचेंज करना है वो कर लेगा। तो यहां पर क्या करते हैं, हम एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टेप के रूप में मनी का यूज करते हैं, जो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को हटा देता है, खत्म कर देता है। मतलब कि अगर मुझे सू बेचकर वीट खरीदना है तो मुझे किसी भी व्यक्ति को खोजने की जरूरत नहीं है। मैं जाकर सबसे पहले सू बेच दूंगा, सू को बेचकर पैसे ले लूंगा और फिर पैसे से जाकर वीट खरीद लूंगा। किसी से किसी भी तरीके का डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यह चीज हो गया। आगे यहां पर क्या है, आगे यहां पर देखते हैं, तो आगे यहां पर आ जाता है कि भाई देखिए, वही चीज यहां पर कहा गया है, ऑल ही हैज टू डू, मतलब वही सू मैन्युफैक्चरर की बात की गई है कि अगर वो मनी वाले इकोनॉमी में है तो वो उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, वो मार्केट में जाएगा, सू को बेच देगा, बदले में मनी ले लेगा और फिर मनी का इस्तेमाल करके वीट खरीद लेगा, हो गया उसका कहानी खत्म। और इसी वजह से, क्योंकि मनी एक तरीके से इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है इस पूरे एक्सचेंज प्रोसेस में, कमोडिटीज के एक्सचेंज प्रोसेस में, इसी वजह से मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो व्हाई मनी इज कंसिडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आप आंसर यहां पर कर सकते हैं। यहां पर जैसे कि क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। इसको भी आप यहां से आंसर कर सकते हैं कि भाई जो मैंने पूरा आपको समझा दिया, इसमें आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहां पर आते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये टॉपिक क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मनी के मॉडर्न रूप। ये जरा सा हम देख लेते हैं, आज के समय में मनी किस रूप में पाया जाता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि मनी आखिर है क्या। तो भाई मनी का सिंपल मतलब यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर आप मनी का मतलब समझते हैं कि सिर्फ नोट होता है तो आप गलत हैं, क्योंकि मनी कोई भी चीज हो सकती है जिसको कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजैक्शन में।
आज हम लोग नोट का इस्तेमाल करते हैं, सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के पहले जमाने में सोने के सिक्के यूज होते थे, चांदी के सिक्के यूज होते थे, या फिर किसी और मेटल के सिक्के यूज होते थे। लेकिन उसके पहले और भी तरीके के चीजों का इस्तेमाल मनी के रूप में होता था। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो ग्रेन्स हैं या फिर जो कैटल थे, इनको मनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कि भैया मैं 1 किलो चावल दूंगा, मतलब कि आपको अगर सामान लेना है तो आप जब, जैसे शू मैन्युफैक्चरर वाला एग्जांपल लेते हैं, शू मैन्युफैक्चरर है, उसको क्या करना है, शू बेचना है, वीट खरीदना है, तो वहां पर मार्केट में मनी के रूप में क्या इस्तेमाल होगा? वहां पर अगर पुराना जमाना है तो वहां पर शू को बेचेगा, वो एक कैटल लेगा और कैटल को फिर बेचकर क्या कर लेगा? वीट खरीद लेगा। मतलब मनी के रूप में क्या इस्तेमाल हो रहा है? कैटल हो रहा है। या फिर कई जगहों पर ग्रेन्स का इस्तेमाल होता था। समझ गया कि मनी का भाई रूप जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पहले ग्रेन्स था, कैटल्स था, फिर आया सिक्का, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का। आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में हम नोट का इस्तेमाल करते हैं। इन सिक्कों, मेटल्स का यूज नहीं करते हैं। यूज करते हैं मतलब जो कि स्टील के मेटल होते हैं, 1-2 रुपए के सिक्के जो होते हैं वो आज भी मेटल के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया? ग्रेन्स आ गए, कैटल आ गए। इसके बाद आया मेटालिक कॉइन्स का यूज, मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉइन, इन चीजों का यूज आया। और ये जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स जो थे, ये आपको पिछले 100-200 साल पहले तक यूज होते थे, काफी ज्यादा यूज होते थे। ठीक है, अब यहां पर आगे बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जिसको कि हम करेंसी के नाम से भी जानते हैं। आपका जो नोट है, भारतीय रुपया, ये क्या है? एक तरीके से करेंसी है। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आपका आ जाता है करेंसी, जिसमें कि आपके पेपर नोट्स आ जाते हैं और कॉइन्स आ जाते हैं। पेपर नोट 10, 20, 50, 100, 500, 2000, 1000 तो अब चलता नहीं है। ये आपके क्या हो गए? पेपर नोट्स हो गए। और साथ में कॉइन्स 1, 2, 5, 10, ये आपके कॉइन्स भी यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले के जमाने में क्या होता था। हमने बात किया कि भाई पहले ग्रेन्स वगैरह की बात नहीं करते हैं, मेटल्स की बात करें, गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड कॉइन, सिल्वर या फिर इसके अलावा तांबा, इन चीजों का यूज होता था। तो ये क्या थे? एक तरीके से प्रीसियस मेटल हुआ करते थे, प्रीसियस मेटल थे। लेकिन आज के समय में हम अगर बात करें तो आज की जो करेंसी है ये किसी भी तरीके से प्रीसियस मेटल से नहीं बनी हुई है। और यहां पर ये ग्रेन्स और कैटल के जैसा एवरीडे यूज वाली सामान भी नहीं है। लेकिन अगर आप आज के मॉडर्न करेंसी को देखें तो उसका खुद में कोई यूज नहीं है। मतलब आज का अगर 100 रुपए का नोट आप देखें तो वो क्या है? सिंपली एक पेपर है जिसके ऊपर कुछ प्रिंट किया गया है और प्रिंट को ही आप मान लेते हैं कि 100 रुपए कीमत है। और 100 रुपए का मतलब क्या? मतलब कि मुझे इसमें 3 केजी चावल मिल जाएगा, इसका कीमत 2 केजी दाल के बराबर है या फिर 1 किलो सेव के बराबर है, ये आप मान लेते हैं। लेकिन आप बोलेगा सर ये कागज में ऐसा क्या है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं किस रूप में? मनी के रूप में। क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? तो उसका रीजन ये है क्योंकि इस करेंसी को, इस पेपर नोट को ऑथोराइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारे देश की सरकार के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके देश में पेपर करेंसी चलती है, बल्कि दुनिया के सभी देशों में चलती है जहां की सरकारों ने क्या किया है? पेपर नोट्स को ऑथोराइज किया है। ठीक है, अब इंडिया में बात करें तो इंडिया में ये जो काम है पेपर नोट्स इशू करने का काम, ये भारत सरकार खुद से नहीं करती। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बैठ के नोट छाप रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो भारत की सरकार है उसमें एक खास विभाग है, एक खास डिपार्टमेंट है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक तरीके से आपका सेंट्रल बैंक है, जो कि भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को, पूरी मनी को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यही एक तरीके से वो संस्था है जो कि भारत में करेंसी नोट्स को इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर यही नोट छापेगा और यही उसको चलाएगा। और इंडियन कानून के हिसाब से आरबीआई के अलावा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा भारत में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करेंसी इशू नहीं कर सकती है।
मतलब नोट आप नहीं छाप सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर कोई भी नहीं छाप सकता है इंडिया में अपनी मर्जी से। अब यहां पर एक और चीज है कि देखिए, जो लॉ है, जो कानून है, भारत का जो संविधान है, वो एक तरीके से रूपी को मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में ऑथोराइज करता है। मतलब कि भारत के क्षेत्र में, भारत की सीमा में कोई भी व्यक्ति इंडियन रूपी को ट्रांजैक्शन के रूप में एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। मतलब आप 100 रुपए के नोट को लेकर जाइए किसी भी भारत के इलाके में, और किसी को देने पर वो व्यक्ति मना नहीं करेगा कि आप ये नोट मुझे क्यों दे रहे हो, वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये भारतीय कानून कहता है, हर कोई मानेगा इस चीज को। और इस वजह से तो यहां पर क्या होता है, इसको रुपी को बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हमारे देश में। ठीक है, ये तो आप बात समझ गए। आगे हमारे सामने क्या आता है, आगे हमारे सामने आता है एक और फॉर्म ऑफ, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, और ये है डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। मतलब बैंक में जो आपने पैसा जमा किया है उसकी बात की जा रही है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि डिपॉजिट विथ बैंक जो है, यह भी एक प्रकार का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। कैसे मनी है? क्योंकि किसी भी समय में जो लोग होते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है। मतलब आपको जितना जरूरत है डेली, आज मुझे अभी कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे जरूरत है, वैसा थोड़ी है कि मैं अपनी पूरी सैलरी, पूरा इनकम सारा हाथ में लेकर हमेशा घूमता चलूंगा, नहीं। तो लोग क्या करते हैं, लोग जिनको सैलरी मिलती है या फिर जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा पैसे को बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट में, अपने नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें डिपॉजिट कर देते हैं। अब जो बैंक होते हैं ये इन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन डिपॉजिट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप बैंक में पैसा रखिएगा तो बैंक आपके नाम पर एक खाता रख के उसमें पैसा रख लेगा, और आपको कुछ उस पैसे रखने के बदले कुछ इंटरेस्ट भी देगा, एक्स्ट्रा पैसे देगा, उस पैसे पर आपको कमाई होगी। ठीक है, अब यहां पर इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि लोगों के जो पैसे हैं, पहले बात तो वो बैंक में सेफ हो गया और उनको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, यानी डबल फायदा, आपका पैसा भी सेफ है और आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इनकम भी हो रहा है। ठीक है, और साथ में लोगों को यह सुविधा भी दी जाती है कि लोग पैसे को जब भी जरूरत हो, जैसे भी जरूरत हो, वो पैसे को निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्योंकि डिपॉजिट जो किया गया है ये आपको बैंक में किया गया है, और ये किसी भी विड्रॉ, किसी भी समय पर विड्रॉ किया जाता है, जब भी आप डिमांड करें, जब भी आपको जरूरत हो, तो इसी वजह से इन डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। और यहां पर नोट का चित्र तो आप देख रहे होंगे, 100 रुपए का नोट, वैसे डिजाइन तो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर आगे कहा जा रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, इट इज दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी दैट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि डिमांड डिपॉजिट में एक स्पेशल फीचर भी दिया जाता है, और इस फीचर की वजह से हम कह सकते हैं, जो कि मनी के एक फीचर के रूप में यूज होता है, जो कि है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पर क्या ये फीचर है, और ये है सिंपली चेक, कि भाई चेक की बात यहां पर की गई है। वैसे आज के समय में बात करें तो भाई बैंक में अगर आप पैसे रखते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ चेक के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, बल्कि आप बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी तरीके से बैंक के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके फैसिलिटीज कहां आ जाते हैं? ये सारे फैसिलिटीज आपके डिमांड डिपॉजिट में ही तो आ जाते हैं ना। ठीक है, तो यहां पर चेक के रूप में एक एग्जांपल दिया गया है कि देखिए, जब भी आपको पेमेंट करना होगा चेक से, तो आपको क्या करना होगा, आपका अकाउंट होगा तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका अकाउंट होगा तो आप चेक पर क्या कीजिएगा, स्पेसिफिक अमाउंट लिखिएगा, जिसको देना है उसका नाम लिखिएगा, और एक तरीके से आप साइन करके दे दीजिएगा। एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, यहां पर पे किसको कीजिए, प्रेम कुमार को पे कीजिए, कितना पैसा, 57,000 पैसा, साथ में अकाउंट नंबर, ये है अकाउंट नंबर, और यहां पर रुपए में हमने पैसे लिख दिए और यहां पर साइन कर दिया, हो गया। अब आप जाइएगा बैंक में तो बैंक क्या करेगा, इस आदमी को क्या कर देगा, पैसे प्रोवाइड कर देगा, और ये अपना पैसा लेकर घर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से हो गया कि भाई आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में आप यूज करते हैं चेक को, और यहां पर आपको कैश नोट, करेंसी नोट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ठीक है,
तो ये चीज हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या बात की गई है। आगे यहां पर बात की गई है कि दस वी सी दैट डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी, यानी मनी करेंसी नोट का जो इस्तेमाल है उसका उसमें उसके रूप में भी हम डिमांड डिपॉजिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेक के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में, डेबिट कार्ड के रूप में, या फिर इसके अलावा बात करें तो आपका यूपीआई पेमेंट जो कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मनी को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, मनी के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। डिमांड डिपॉजिट की मदद से हम बिना कैश का इस्तेमाल किए डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पेमेंट के रूप में करेंसी के साथ साथ, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, आज के मॉडर्न इकोनॉमी में हम डिमांड डिपॉजिट को भी एक तरीके से मनी का एक फॉर्म मानते हैं, क्योंकि वो तो है, वो तो रियली है, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर डिमांड डिपॉजिट में यहां कार्ड वगैरह भी आपको दिखाया गया है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे दिखाए गए। वैसे क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट में आ जाता है, लोन में आ जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। यू मस्ट रिमेंबर दैट द रोल दैट द बैंक्स प्ले हियर, यानी कि आपको बैंक का रोल भी ध्यान रखना है कि बैंक कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट में। अब यहां पर बात करें तो यहां पर अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में कोई भी डिमांड डिपॉजिट और कोई भी पेमेंट नहीं होने पाएगा चेक से या फिर किसी और मीडियम से। अगर डिपॉजिट नहीं हो, लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करें और बैंक नहीं होगा तो ये सारा ट्रांजेक्शन नहीं चलेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ चलते हैं। और जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, करेंसी और डिपॉजिट, ये एक दूसरे से काफी ज्यादा लिंक है और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को काफी चलाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, एक बार शॉर्ट में हम एक तरीके से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि भाई मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो मनी का इवोल्यूशन अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आया, बार्टर सिस्टम आया, जहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत है कि आपको जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट अगले आदमी को भी है, जो आपको बेचना है वो अगले को खरीदना हो और जो उसे बेचना है वो आपको खरीदना हो। ये आपका हो गया बार्टर सिस्टम, यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम के बारे में अगर पूछा जाए तो सिंपली बात है कि भाई बार्टर सिस्टम एक तरीके का मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है या फिर इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पर मनी का यूज नहीं होता है और सामान के बदले में सामान, यानी कि प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट का एक्सचेंज किया जाता है। इसके बाद आया सबसे पहले ग्रेन्स और कैटल्स का यूज एज अ मनी के रूप में इस्तेमाल। यहां पर क्या होता था, कैटल्स और ग्रेन्स का यूज किया जाता था मनी के रूप में। इसके बाद आया मेटालिक कॉइन, जहां पर गोल्ड, सिल्वर या फिर दूसरे तरीके के कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद मॉडर्न फॉर्म में क्या आ गया, मॉडर्न फॉर्म में पेपर नोट्स आ गए, कॉइन्स आ गए, यानी कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम आ गया आपका, मॉडर्न पूरा सिस्टम जिसमें कि डिमांड डिपॉजिट आ गया, क्रेडिट कार्ड या फिर और भी चीजें आ गई जिसको कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे सामने क्या आ जाता है टॉपिक, ये है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। यहां पर अब हम बात करने वाले हैं बैंक्स के लोन एक्टिविटीज के बारे में। टॉपिक क्या है, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। तो भाई ये क्या चीज है ये तो आपको पता ही होगा। अब यहां पर देखिए पिछला जो कहानी हमने पढ़ा था उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना है। पीछे हमने क्या पढ़ा था, हमने बैंक्स के बारे में पढ़ा था कि जो बैंक्स होते हैं उनके पास लोग जाकर पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, जो भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे अगर मेरे पास 10,000 रुपए आए, 10,000 मुझे सैलरी मिला, उसमें से मुझे 6,000 की जरूरत थी, मैंने 6,000 रुपए क्या किए, खर्च किए। अब बाकी जो बचे 4,000 उसका मैं क्या करूंगा, तो उसको सेफ रखने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको जाकर मैं बैंक के पास डिपॉजिट कर दूंगा और बैंक मुझे उसके बदले में क्या करेगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे मुझे क्या होगा, एक्स्ट्रा इनकम भी होगा। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि भाई जो डिपॉजिटर है, जो इनकम वाला व्यक्ति है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, उसको तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो गया इंटरेस्ट के रूप में और उसका पैसा सेफ भी है। तो फिर सोचिएगा सर ये बैंक ने पैसा लिया तो बैंक उसको क्या करेगा, बैंक उसका यूज कैसे करेगा। तो भाई देखो बैंक दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है, बैंक आपके पैसे से पैसा कमाता है। कैसे, तो यहां पर बैंक क्या करता है, आपने बैंक को जितना पैसा दिया उसमें से कुछ पैसा वो साइड में रख देगा। कितना पैसा, 15% पैसा को साइड में रख देगा, बोलेगा कि इसको साइड में करो, इसका बात ही नहीं करना है, इसको एकदम सेफ रखो। 15% पैसे को सेफ रख दिया गया कैश के रूप में। बाकी जो पैसे उसके पास बचे 85%, मान लीजिए कि आपने 100 रुपए बैंक में जमा किए थे, उसमें से 15 रुपए उसने सेफ रख दिया। क्या कर दिया, सेफ एकदम रख दिया, कैश, कि एकदम कैश इसको रखो।
बाकी जो 85 रुपीज उसके पास बचे, 85 रुपए बचे, बैंक क्या करेगा, वो उस 85 रुपए को जाकर बांट देगा लोगों में लोन के रूप में कि जिसको जिसको पैसा चाहिए, जिसको जिसको जरूरत है, आओ आओ मेरे पास से ले जाओ, इतने % इंटरेस्ट पर। ठीक है। अब सोचिएगा सर ये 15% पैसा को इतना सेफली काहे रखा गया? तो रखा इसलिए गया कि भाई देखो, बैंक में बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा किया है, कुछ लोग आ जाएंगे कि भाई अभी तुरंत मेरा पैसा वापस करो, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है, लोग पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो बैंक है वो 15% कैश अपने पास रखती है कि किसी दिन कितने लोग आएंगे उसके हिसाब से 15% इज इनफ, कि भाई इतने ही लोग आएंगे, इतने ही पैसे एक दिन में लोग मांग कर सकते हैं। तो 15% कैश को, 15% पैसे को वो अपने पास सेफ रखती है कि किसी दिन कोई आदमी पैसे निकालने अगर आ जाए तो उसके पैसे को हम वापस कर सकें, इस वजह से। ठीक है। और ये चीज को छोड़कर बाकी जो 85% उसके पास पैसे बचे, 85% बचे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस पैसे को बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर देगी, लोन दे देगी किसको, जिसको भी पैसे की जरूरत है। क्योंकि आप अगर देखें तो आपके आसपास लोगों को पैसे की बहुत जरूरत होती है, लोग लोन लेते भी हैं बहुत तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए। कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो भैया सिंपल है, किसी को कार खरीदना है वो क्या करता है, जाकर लोन ले लेता है। किसी को घर बनाना है तो वो क्या करता है, घर बना लेता है। किसी को कोई भी सामान खरीदना है, जैसे बाइक खरीदना है, जैसे टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, तो भी लोग लोन ले लेते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड है, आपको क्रेडिट कार्ड का यहां तक कि लोग अब रेस्टोरेंट में भी यूज कर रहे हैं कि भाई देखो खाना खाने के लिए भी मैं क्या करूंगा, लोन के रूप में, लोन से पेमेंट करूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या है, लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए क्या करते हैं, लोन्स का यूज करते हैं, लोन के जरिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब लोन के जरिए बैंक से पैसे लेते हैं। अब यहां पर बात करें तो यहां पर जो बैंक है वो एक तरीके से इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है और दोनों तरीके के लोगों को मदद करता है। एक तो वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा है, उनके पैसे को अपने पास सेफ रख लेता है, और दूसरे वो लोग जिनको पैसे की जरूरत है उनको वो क्या करता है, पैसे प्रोवाइड करता है। अब यहां पर आप सोचिएगा सर बैंक जो है ये कर रहा है तो बैंक को क्या फायदा है, बैंक काहे कर रहा है, बैंक इतना समाज सेवा काहे कर रहा है? तो भैया देखो, बैंक जो है ना वो समाज सेवा नहीं कर रहा है, बैंक का बिजनेस है। वो बिजनेस कैसे है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था, आपने जाकर बैंक को दे दिया, बैंक आपके पैसे में से 15% पैसे को छोड़कर बाकी पैसे को क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को दे देगा लोन के रूप में। बैंक आपको देगा 5%, मान लेते हैं कि 5% वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। आप सोच रहे हैं कि आहा बड़ी इनकम हो रहा है, बहुत इनकम हमको हो रहा है, लेकिन बैंक क्या करता है, जब लोन देता है तो वो अगले आदमी से 8%, 9% या फिर 10% चार्ज करता है, और ये जो है ये बैंक को मिलता है और आपको सिर्फ 5% मिल रहा है। तो बीच का जो 2%, 3% या फिर 5% हुआ, ये क्या हो गया, बैंक का इनकम हो गया, और इसी से बैंक क्या है, प्रॉफिट कमाता है। और यही एक तरीके से बैंक का बिजनेस होता है कि आपसे पैसे लेकर दूसरे पैसे को दूसरे व्यक्ति को दे दिया, सभी की जरूरतें पूरी हुई, और बीच में बैंक क्या हुआ, बैंक ने प्रॉफिट कमा लिया, बैंक ने इनकम कमा लिया। ठीक है, तो यह चीज तो हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे यहां पर बात की गई है, अगला टॉपिक है, टॉपिक क्या है, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, यानी 2 तरीके के क्रेडिट सिचुएशन की बात की गई है। मतलब क्रेडिट का मतलब क्या, क्रेडिट का मतलब उधार, लोन, कर्जा, उसकी बात की गई है। तो भाई देखिए यहां पर कहा जा रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। यानी कि हम लोग के डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जहां पर क्रेडिट को किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है। आप सिंपल अपने बगल के किराना दुकान में जाते हैं ना, तो वहां पर बोलते हैं कि भैया सामान दे दो, पैसा कल दूंगा। आप कपड़े की दुकान में जाते हैं, बोलते हैं भैया सामान दे दो, कल पैसे दे दूंगा। आप जाते हैं कहीं पर, स्कूल जाते हैं, तो आपके कई महीनों के जो आपके पेमेंट होते हैं वो बाकी होते हैं कि सर अभी पापा के पास पैसा नहीं है, स्थिति खराब है, आपको 2 महीने बाद स्कूल का फीस पेमेंट किया जाएगा। तो वो सभी क्या है, एक तरीके के क्रेडिट है। कैसे क्रेडिट है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर जो लेंडर है, जो उधार देने वाला है, वो उधार लेने वाले को पैसे या फिर सामान या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है। किस चीज के बदले में, एक प्रॉमिस, एक वादे के बदले में कि मुझे भविष्य में पैसे मिल जाएंगे, है कि नहीं है। आप अगर कहीं पर यह बोल रहे हैं कि भैया मैं आज पैसे अभी तुरंत नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का क्रेडिट हो गया। ठीक है,
अब यहां पर देखते हैं कि जो क्रेडिट है वो किस तरीके से काम करता है। दो कंडीशन देखेंगे, दोनों को कंपेयर करके समझिए कि क्रेडिट कैसे काम करता है। सबसे पहला है हमारा तरीका, एग्जाम्पल जो है वो है फेस्टिवल सीजन का। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है सलीम, जो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है, वो जूते बनाने का काम करता है। उसको एक ऑर्डर मिला बड़े व्यापारी से कि भैया 3000 जूते बना दो 1 महीने के टाइम में। तो 1 महीने के टाइम में उसको बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उसको लगता है कि भाई ये जूते बनाऊंगा तो मुझे बहुत फायदा होगा, बहुत इनकम होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके सामने समस्या ये है कि इतने सारे जूते बनाने के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होंगे, उसको ज्यादा वर्कर्स को हायर करना होगा, ज्यादा मशीनें थोड़ा मोड़ा खरीदना होगा, सामान खरीदना होगा, तो उसको पैसे चाहिए एक्स्ट्रा ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। तो वो क्या करता है, वो इस चीजों को, इस परेशानी को खत्म करने के लिए वो लोन 2 जगहों से लोन लेता है। पहला, वो लेदर सप्लायर, यानी कि जो जूते बनाने के लिए उसको लेदर प्रोवाइड करता है, उस सप्लायर को बोलता है कि भाई तुम मुझे लेदर दे दो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, जब 1 महीने बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। दूसरा, जो ट्रेडर है जिसने उसे ऑर्डर दिया है, उस ट्रेडर को बोलता है कि भैया मुझे क्या कीजिए, 3000 का आपने ऑर्डर दिया है, 1000 पेयर्स का आप मुझे एडवांस पेमेंट दे दीजिए। तो उससे इसने एडवांस पेमेंट ले लिया कि आपको 1 महीने के टाइम में मैं पूरा ऑर्डर दे दूंगा और आप उस समय में मुझे क्या कर दीजिएगा, पूरा पेमेंट कर दीजिएगा। इस तरीके से ये जो व्यक्ति है ये 2 तरीके से क्रेडिट लेता है। किस क्रेडिट लिया, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, लेदर सप्लायर ने उसको क्या किया, कमोडिटी प्रोवाइड किया, प्रोडक्ट प्रोवाइड किया कि भाई मुझे पैसे बाद में मिल जाएंगे, तो क्या हो गया, क्रेडिट। यहां पर उसका जो ट्रेडर था उसने इसको एडवांस पेमेंट किया कि मुझे मेरा सामान बाद में मिल जाएगा, तो हुआ ना क्रेडिट। जी हां। और जब महीना खत्म होता है तो सलीम जो है वो अपना ऑर्डर डिलीवर कर देता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी उसको होता है और मनी भी वो दे देता है जो कि उसने उधार में लिया था। तो इस तरीके से क्या होता है, इस कंडीशन में जो सलीम है उसको क्रेडिट मिला अपनी वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए, और क्रेडिट की वजह से वो अपने जो प्रोडक्शन का एक्सपेंस है उसको भी कवर कर लेता है और इस वजह से उसकी अर्निंग बढ़ जाती है और उसका जो प्रोडक्शन है वो भी टाइम पर हो जाता है। और इससे क्या होता है, इससे जो क्रेडिट है वो उसके लाइफ में, उसके सिचुएशन में एक पॉजिटिव रोल अदा करता है, उसके लाइफ को ज्यादा बेहतर बना देता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल है स्वप्ना का। स्वप्ना क्या है, एक स्मॉल फार्मर है जो कि ग्राउंड नट उगाती है अपने 3 एकड़ के जमीन में। अब यहां पर ये क्या करती है स्वप्ना, एक मनी लेंडर से, मनी लेंडर मतलब कि जो आपके साहूकार होते हैं उससे एक लोन ले लेती है ताकि वो अपना कल्टीवेशन में जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उसका खर्चा वो पूरा कर सके। और वो ये सोचती है कि भाई जब खेती हो जाएगी तो वो इस लोन को चुका देगी और उसको कोई परेशानी नहीं होगी, उसको इनकम भी हो जाएगा। लेकिन जब सीजन बीच में था तो उसका पूरा जो क्रॉप था उसको कीड़े खा जाते हैं और क्रॉप जो है वो एक तरीके से खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब यहां पर जो स्वप्ना है उसने काफी महंगे पेस्टिसाइड लगाए थे और काफी उधार लेकर खर्चे भी किए थे, लेकिन कोई उसको फायदा नहीं हुआ और उसका जो पूरा फसल था वो खराब हो गया। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि भाई जो मनी लेंडर को उसको पैसे लौटाने थे फसल बेचकर, वो तो अब होगा नहीं क्योंकि फसल उसका हो गया है खराब। तो यहां पर क्या होता है, उसका जो लोन है वो 1 साल तक वैसे ही रहता है और काफी बड़ा हो जाता है क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी चल रहा है। ठीक है, अगले साल क्या होता है, स्वप्ना फिर से लोन लेती है और कल्टीवेशन करती है, लेकिन इस साल क्या हुआ कि उसका जो क्रॉप था वो नॉर्मल रहा, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, नॉर्मल क्रॉप हुआ, जिससे क्या हुआ, अर्निंग तो हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो पिछले साल का लोन चुका सके। और इस वजह से क्या हुआ कि वो एक तरीके से डेब्ट में, कर्जे में फंस जाती है और उसको अपना जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है ताकि वो इस कर्जे को चुका सके। तो एक तरीके से देखा आपने स्वप्ना के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उसकी लाइफ बेहतर होने के बजाय क्या हुआ, लाइफ उसका खराब हो गया और एक तरीके से क्या हुआ, उसका सिचुएशन हम कह सकते हैं कि खराब हो गया। अब यहां पर देखें तो यहां पर कहा जा रहा है रूरल इंडिया की बात की जा रही है, मतलब कि जो आप स्वप्ना की कहानी देखा उसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा सिचुएशन आपको समझाया गया है। ठीक है, जरा सा देख लेते हैं।
अब यहां पर कहा जा रहा है कि रूरल एरियाज में जो देहाती इलाके होते हैं, यहां पर जो क्रेडिट का मेन डिमांड है ये आपका होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, यानी खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए मेनली लोग उधार लेते हैं। अब क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है इसमें कई तरीके के कॉस्ट लगते हैं, कई तरीके के खर्चे होते हैं, जैसे कि बीज खरीदना होता है, फर्टिलाइजर खरीदना होता है, पेस्टिसाइड खरीदना होता है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट का रिपेयर, बहुत तरीके के खर्चे होते हैं खेती में। अब यहां पर बात करें तो यहां पर खेती के दौरान 3 से 4 महीने का टाइम होता है जब लोग एक तरीके से इनपुट लगाते हैं, जब लोग सारे फर्टिलाइजर डालते हैं, बीज डालते हैं, सभी चीजें डालते हैं, और जब वो क्रॉप को उगाकर काट कर और बेचते हैं, मतलब पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लगभग लग जाते हैं। अब यहां पर फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स क्रॉप लोन्स लेते हैं सीजन की शुरुआत में फसल लगाने समय, और क्या करते हैं जब फसल काट ली जाती है उसको बेच दिया जाता है तब लोन को चुका देते हैं फसल को बेचकर। और ये जो रिपेयरमेंट है लोन का, ये काफी ज्यादा डिपेंडेंट है लोन के लोगों के इनकम पर, फार्मर्स के इनकम पर, जो कि उनके फार्मिंग से हो रही है, यानी कि खेती से हो रही है। मतलब पूरा सिचुएशन आपने समझा कि आप अगर खेती कर रहे हैं, खेती करने के पहले आपको बीज खरीदना होगा, इक्विपमेंट ठीक करना होगा, फर्टिलाइजर लेना होगा, पेस्टिसाइड लेना होगा, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। आपने पैसे लिया, पैसे से सारी चीजें खरीदी, सारी चीजें खरीद के सारा प्रोसेस किया आपने, उसके 3-4 महीने बाद आपका फसल कटेगा तो उसको बेचिएगा, तब आप जाकर लोन चुकाने पाइएगा। यह चीज तो ठीक है। तो यहां पर स्वप्ना के कंडीशन में क्या हुआ था, स्वप्ना के कंडीशन में यह हुआ था कि उसका जो क्रॉप था यह बीच में ही फेल हो गया, जिसकी वजह से जो उसका रिपेमेंट था लोन का वो इंपॉसिबल हो गया, क्योंकि फसल वो बेचेगी तब तो लोन चुकाएगी ना, फसल वो बेच ही नहीं पाई, इस वजह से वो लोन ही नहीं चुका पाई, इस वजह से उसका पूरा जो सिचुएशन था वो खराब हो गया। लोन चुकाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, लोन चुकाने के लिए उसको अपने जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा, यानी जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको बेचना पड़ा। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि जो क्रेडिट था, जो उधार था, जो लोन था, स्वप्ना के कंडीशन को इंप्रूव करने के बजाय बल्कि उसके सिचुएशन को और भी खराब कर देता है, उसकी सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। और ये एक तरीके से एग्जाम्पल है जिसको कि हम क्या कहते हैं, डेब्ट ट्रैप कहते हैं, यानी कर्जे में फंसना कहते हैं। अब यहां पर बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल, यानी कि एक ऐसे कंडीशन में जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है वो फंस जाता है जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स द इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर, यानी कि एक कंडीशन में क्या हुआ, व्यक्ति जो था उसकी इनकम बढ़ गई और उसकी कंडीशन पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। लेकिन दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया तो क्रेडिट की वजह से एक व्यक्ति क्या हो गया, कर्जे में फंस गया, डेब्ट ट्रैप में फंस गया। अब यहां पर यह हो रहा है, यहां पर उसको अपना लोन चुकाने के लिए अपने लैंड का एक पोर्शन बेचना पड़ा। पता नहीं ये चीज दोबारा क्यों लिखी गई है, पहले भी लिखा हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं। आगे यहां पर कहा जा रहा है सी इज क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर, पहले से वो ज्यादा खराब सिचुएशन में मौजूद है, ठीक है। अब यहां पर आगे देखें तो आगे कहा जा रहा है कि क्रेडिट यूजफुल होगा या फिर नहीं होगा, यह डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, और यहां पर वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, मतलब कि लॉस होने पर कोई सपोर्ट है या नहीं, ये सारी चीजें लिखी गई। आगे देखते हैं, आगे हमारे सामने क्या है, टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट टॉपिक है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है कि भैया देखो, कोई अगर किसी को उधार देता है, कोई किसी को लोन देता है, तो वो ऐसे ही बस दे नहीं देता, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि भाई तुम मुझे ये दोगे तब मैं लोन दूंगा, तुम मुझे ये दोगे तब मैं तुम्हें लोन दूंगा। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रिपेयरमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि जितने भी लोन होते हैं, जब भी कोई भी लोन एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जब भी कोई किसी को लोन देता है, तो वहां पर कहा जाता है कि आपको क्या करना होगा, आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा अपने प्रिंसिपल के ऊपर। मतलब कि अगर आप 10,000 रुपए लोन ले रहे हैं तो आपको 5%, यानी कि 500 रुपए साल में एक्स्ट्रा देना होगा, आप जितने साल भी रखिए आपको इस 10,000 रुपए के ऊपर।
ये क्या हो गया, ये एक तरीके से आपका हो गया कि भाई यही आपका एक कंडीशन हो गया कि इस कंडीशन पर आपको लोन दिया जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो लेंडर्स हैं, जो उधार देने वाले हैं, वो कोलेटरल की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं कि भैया तुम लोन लेके पैसा लेके भाग जाओगे तब क्या करेंगे हम, इसलिए क्या करो ना, अपना कुछ सामान मेरे पास गिरवी रख दो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि अपना जमीन रख देते हैं, कुछ लोग सोना रख देते हैं। तो वहां पर क्या है कि आप अगर ये लोन नहीं चुकाने पाइएगा तो आपका ये सामान मैं क्या कर लूंगा, बेच दूंगा या फिर अपने पास रख लूंगा। जैसे आप अगर 10,000 रुपए का लोन ले रहे हैं तो यहां पर 10,000 के ऊपर तो आपको 500 रुपए इंटरेस्ट देना है, वो तो ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, आपको गोल्ड आपको क्या करना है, गिरवी रखना है, या फिर लैंड आपको गिरवी रखना है, या फिर जो भी चीज, कार गिरवी रखना है, जिसके बदले में आपको ये लोन मिलेगा कि आप अगर ये पैसे नहीं चुकाइएगा तो आपका ये गोल्ड बेच दिया जाएगा, लैंड बेच दिया जाएगा, कार बेच दिया जाएगा और उससे वो पैसे रिकवर कर लिए जाएंगे। ठीक है। अब कोलेटरल का डेफिनेशन यहां पर दिया गया है, कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, यानी कि जो उधार लेने वाला व्यक्ति है उसके संपत्ति की कोई चीज होती है कोलेटरल, जैसे कि वो लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, लाइव स्टॉक हो सकता है, जो कि बैंक के पास गिरवी रखा जाता है और वो एक तरीके से गारंटी के रूप में यूज होता है कि जब तक लोन चुका नहीं दिया जाता है, यानी कि वो तब तक, जब तक लोन चुकाया नहीं जाता है तब तक वो उधार देने वाले के पास रहेगा और जब लोन पूरा चुका दिया जाएगा तभी जाकर वो मिलेगा वापस उधार लेने वाले व्यक्ति को। ठीक है। और यहां पर यही कहा गया कि उधार लेने वाला व्यक्ति अगर लोन नहीं चुका पाता है तो जो उधार देने वाला व्यक्ति है उसके पास हर एक अधिकार है वो इस एसेट को या फिर कोलेटरल को बेच सके और अपना पेमेंट निकाल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे यहां पर एक तरीके से हाउस लोन की बात की गई है। हाउस लोन में क्या कहा गया है कि मेघा जो है वो 5 लाख का लोन लेती है बैंक से एक घर खरीदने के लिए। जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो है 12% और लोन को 10 साल में देना है मंथली इंस्टॉलमेंट में। और जो मेघा है वो जाती है बैंक के पास और डॉक्यूमेंट सबमिट करती है ताकि वो प्रूफ कर सके कि उसको नौकरी है, उसकी सैलरी कितनी है, ताकि उसको लोन मिल सके। और जो बैंक है वो एक तरीके से जो नया घर है उसके कागज को अपने पास गिरवी रख लेती है कोलेटरल के रूप में, जो कि मेघा को तभी मिलेंगे जब मेघा पूरे सारे पैसे को रिटर्न कर देगी। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप एक तरीके से फिल कर सकते हैं। तो यहां पर मेघा का जो हाउसिंग लोन है इसका जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हो गए, सबसे पहला तो लोन अमाउंट कितना है ये थी, ड्यूरेशन ऑफ लोन ये भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ गया, डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ गया, इंटरेस्ट रेट, मोड ऑफ रिपेमेंट, कोलेटरल, ये सारे क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। ठीक है। तो यहां पर आगे यही कहा गया कि जो इंटरेस्ट रेट है, कोलेटरल है, डॉक्यूमेंटेशन है, मोड ऑफ रिपेमेंट है, ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनाते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनाते हैं, जिसके आधार पर आपको लोन मिल रहा है। द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अदर, यानी कि हर एक अलग अलग प्रकार के लोन में आपको क्या होगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग अलग होंगे। जैसे आप अगर एग्जांपल में देता हूं कि आप अगर आज कार का लोन लेने जाइएगा तो आपको कार का लोन 7.5% पर मिलेगा। आप अगर पर्सनल लोन ले जाइएगा तो आपको 11% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। आप क्रेडिट कार्ड अगर लेते हैं तो 15% का इंटरेस्ट रेट उस पर चार्ज किया जाएगा एनुअली। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सारे आपके हो गए अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हाँ, और साथ में अगर आप हाउस लोन लेने जाते हैं तो आपको 7% पर मिलेगा। तो क्या हो गए, ये सारे आपको हो गए अलग अलग प्रकार के लोन जहां पर आपको अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट अप्लाई होते हैं। ठीक है, आगे यहां पर देखते हैं। तो आगे हमारे सामने क्या है, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। अब यहां पर आपको एक तरीके से अलग अलग क्रेडिट के कंडीशन आपको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जहां पर लोग अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। तो यहां पर बात करें तो यहां पर बात की गई है दो व्यक्तियों के बारे में, रोहित और रंजन। इन्होंने अपना जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट था इसको क्लास में पढ़ लिया, उसके बाद वो लोग गए कि भैया आप चलो रियलिटी में देखते हैं, समझते हैं कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। तो ये जाते हैं कुछ खास इलाके में, वहां पर लोगों से बात करते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां पर 3 व्यक्तियों की कहानी बताई गई है। पहला जो व्यक्ति है वो है श्यामलाल, जो कि क्या करता है, अपने 1.5 एकड़ जमीन में हर साल कल्टीवेशन के लिए लोन लेता है। कुछ साल पहले तक वो लोन जो था वो लेता था गांव के मनी लेंडर से,
और वहां पर इंटरेस्ट रेट उसको चार्ज किया जाता था 5% पर मंथ, यानी कि 60% पर एनम के हिसाब से उसको मनी लेंडर चार्ज करता था। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो श्यामलाल है वो अपने ट्रेडर से, जो एग्रीकल्चर ट्रेडर है उससे लोन लेता है 3% पर मंथ के हिसाब से, यानी कि अभी भी क्या हो गया 36% पर एनम हो गया के हिसाब से उसको इंटरेस्ट लोन मिल जा रहा है। और यहां पर साथ में एक और कंडीशन, जो ट्रेडर है एक और कंडीशन लगाता है। क्या कंडीशन? कि तुम अपना जो सप्लाई है, जो भी सामान तुम उगाओगे वो तुम मुझे बेचोगे, किसी और को नहीं बेचोगे, तभी मैं तुम्हें लोन दूंगा। ये एक तरीके से उसका कंडीशन रहता है। अब यहां पर इस तरीके से ये लोन का एक कंडीशन हो गया। अगला क्या है? अगला एक व्यक्ति है अरुण, जो कि क्या करता है, फार्म पर काम करता है और उसके पास है 7 एकड़ की जमीन, और वहां पर उसको लोन मिलता है। किससे? बैंक से लोन मिलता है खेती करने के लिए। और यहां पर जो इंटरेस्ट रेट उसको चार्ज किया जाता है वो है 8.5% पर एनम। कितना? 8.5%, कुल मिलाकर 8.5%। और यहां पर वो अगले 3 साल में कभी भी इस लोन को चुका सकता है। और अरुण का ये प्लान है कि जब भी उसका हार्वेस्ट हो जाए तो वो क्रॉप को बेचकर इस लोन को चुका देगा, और बाकी के रेस्ट पोटैटोज को जो भी उसके पास बचेंगे उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देगा, और उसके बदले में क्या करेगा? फ्रेश लोन अप्लाई कर देगा, यानी उस कोल्ड स्टोरेज में रखे पोटैटो को गिरवी रख के नया लोन वो ले लेगा। और जो बैंक है वो इस फैसिलिटी को देता है ऐसे लोगों को जो इन्होंने क्रॉप लोन लिया है। तो यहां पर आपने कंडीशन देखा कि एक जगह पर 60% पर एनम का इंटरेस्ट लग रहा है, एक जगह पर 8.5% का लग रहा है। अगला यहां पर क्या है? अगला एक व्यक्ति है राम, ये आपको फील्ड में काम करता है, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है। सॉरी, एक ये महिला है, ये लेडी है, ठीक है। ये एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में काम करती है, और कई महीनों तक ऐसा होता है कि जो राम है उसके पास कोई वर्क नहीं होता है और उसको लोन लेना पड़ता है अपने डेली खर्चे पुराने के लिए, डेली खर्चे पूरे करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि अचानक से तबीयत खराब हो गई या फिर फैमिली में कोई फंक्शन है, उसको भी पूरा करने के लिए इसको लोन लेना पड़ता है। और यहां पर जो राम है वो एक तरीके से डिपेंड करती है अपने मालिक के ऊपर, जो कि एक लैंड ओनर है छोटे साइज का सोनपुर में। और यहां पर जो लोन के लिए जो लैंड ओनर है वो 5% पर मंथ, यानी कि 60% पर उसको लोन देता है। और वो जो राम है वो लोन जो रिपेमेंट करती है वो उस लैंड ओनर के खेतों में काम करके करती है। ठीक है, ज्यादातर समय ये होता है कि जो राम है उसको फ्रेश लोन तब लेना पड़ता है जब उसने प्रीवियस जो पुराना लोन था उसको चुकाने से पहले ही उसको लेना पड़ता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इसका एक तरीके से तीनों का कंडीशन अलग अलग है। इसकी सिचुएशन काफी वर्स है क्योंकि इसको 60% पर लोन भी मिल रहा है, और साथ में इसको मजबूरी में अपने मालिक के यहां काम भी करना पड़ता है, और साथ में जो लैंड ओनर है वो इसको अच्छी तरीके से ट्रीट भी नहीं करता, इसको अपनी बेइज्जती भी सहनी पड़ती है। तो तीनों के कंडीशन में देख सकते हैं कि तीनों के कंडीशन में कितना फर्क है। अब यहां पर अगला है, अगला लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। यह भी एक तरीका है लोन लेने का। बैंक के अलावा जो ज्यादातर बड़ा सोर्स है, जो सबसे बड़ा सोर्स है चीप क्रेडिट यानी कि सस्ते लोन लेने का गांव के इलाकों में, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वो आपस में खुद के पैसे जमा करके क्या बनाते हैं? कॉर्पोरेशन बनाते हैं कुछ खास एरिया में। और यहां पर अलग अलग तरीके के कोऑपरेटिव काम करते हैं, जैसे फार्मर्स के कोऑपरेटिव, वेवर्स के कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कोऑपरेटिव, कृषक कोऑपरेटिव। इस तरीके के कई सारे कोऑपरेटिव होते हैं जो कि जहां पर लोग क्या करते हैं? अपने पैसे आपस में जमा करते हैं, उस पैसे को गिरवी रख के क्या करते हैं? जो मेंबर्स है उनको बैंक के जरिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो मेंबर्स है ये इस लोन को लेते हैं, उसका यूज करते हैं और पैसे को वापस करते हैं, और फिर से क्या होता है? नया लोन उनको इशू किया जाता है। तो इस तरीके से जो कोलेटरल वाला प्रॉब्लम था कि लोगों को कोलेटरल के बिना लोन नहीं मिलता है, उसको इस तरीके से भी लोग डील करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने क्या है? फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो अभी तुरंत हमने क्या बात किया था? हमने क्रेडिट के बारे में बात किया था कि लोग जो हैं वो उधार लेते हैं, कर्जे लेते हैं। मैंने आपको कहा कि भाई उधार किसी भी जगह से लिया जा सकता है। आप अपने पड़ोस के दुकान से भी उधार ले लेते हैं, या फिर मोहल्ले में किसी अंकल से ले लेते हैं कि अंकल मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है, दे दो। आपके पापा भी लेते होंगे किसी अपने दोस्त से, आप अपने मामा से, चाचा से, किसी से भी लेते हैं उधार। तो उधार लोग कहीं से भी ले सकते हैं। लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों से उधार लेते हैं, और जो अलग अलग तरीके के लोन हैं उनको
हम जो अलग अलग तरीके के जो उधार हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला तो होता है आपका फॉर्मल सेक्टर लोन्स और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। अब फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है ये जरा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो फॉर्मल सेक्टर लोन होता है इसमें आपका लोन वैसे लोन आ जाते हैं जिसको कि बैंक से लिया जाता है या फिर कोऑपरेटिव से लिया जाता है। और इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इसमें वैसे लोन आ जाते हैं जो कि आप किसी ट्रेडर से ले लेते हैं, जैसे हमने उस एग्जांपल में देखा था कि उस जो शू मैन्युफैक्चरर वाला एग्जांपल में कि उसने क्या किया, अपने लेदर सप्लायर से उधार पर सामान ले लिया, अपने ट्रेडर से उधार पर पैसे ले लिए, तो वो ट्रेडर हो गया। या फिर मनी लेंडर, साहूकार से अगर आप पैसे लेते हैं, अपने जहां पर आप नौकरी करते हैं उस मालिक से अगर पैसे ले लें, अपने रिलेटिव अंकल, चाचा, मामा, दादा किसी से पैसे ले लें, या फिर अपने दोस्त से उधार ले लें, तो ये सारे कहां आ जाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। फॉर्मल सेक्टर में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएंगे या फिर आपका कोऑपरेटिव, इस तरीके के सिचुएशंस आ जाएंगे। अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ 1 है इसमें बताया गया है कि जो वेरियस सोर्सेज हैं क्रेडिट के रूरल हाउसेज में, उसके बारे में बात की गई है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहां पर जरा सा देख लेते हैं, यह है ग्राफ 1। तो यहां पर बात की गई है कि 2012 में जो रूरल हाउस होल्ड हैं उसमें क्रेडिट जो है वो आपको कहां से आता है। जैसे अगर हम बात करें रूरल हाउस होल्ड में, तो कुल मिलाकर जितने भी लोन्स होते हैं उसमें से गवर्नमेंट 1% लोन डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये आपको 25% लोन प्रोवाइड करते हैं। कॉमर्शियल बैंक आपको 25% लोन प्रोवाइड करते हैं। या फिर इसके अलावा दूसरे जो इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं ये आपको 5% प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लैंडलॉर्ड्स 1%, मनी लेंडर 33%, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव 8%, दूसरे इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो हैं वो 2%। आप यहां पर देखिए तो यहां पर जरा सा कैटेगराइज कीजिए तो कि भाई कौन सा हमारा फॉर्मल सेक्टर है, कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर। आप भी जरा सोचिए, मैं भी आपको बताता हूं। तो क्या गवर्नमेंट फॉर्मल सेक्टर है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर है? तो गवर्नमेंट फॉर्मल सेक्टर है। क्यों फॉर्मल सेक्टर है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है, तो यहां पर एक मिनट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कैसे आप क्लियरली समझिएगा। फॉर्मल सेक्टर होता है जहां पर सरकार नजर रखती है कि कोई भी गलत तरीके के नियम कानून प्रैक्टिस ना अपनाए जाएं, लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार ना हो, शोषण उसका ना हो। समझ गया? नियम कानून, स्पेसिफिक नियम कानून से जो व्यवस्था चलेगी लोन देने वाली, वो क्या होगी, आपका फॉर्मल सेक्टर में आएगी। और जहां पर किसी भी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून, इन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता है, वो आपका आ जाता है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो भाई फॉर्मल का मतलब क्या, सारे नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। इनफॉर्मल का मतलब क्या, किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशन का फॉलो वो नहीं हो रहा है, कोई भी सरकार उस पर नजर नहीं रख रही है, कंट्रोल नहीं है कि वो लोन देने वाला व्यक्ति लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। समझ गए? तो क्या सरकार फॉर्मल है? जी हां, क्योंकि सरकार अपने नियम बनाए हुए नियम को तो फॉलो करेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक क्या फॉर्मल है? जी हां फॉर्मल है। जो बैंक होते हैं क्या वो फॉर्मल है? जी हां फॉर्मल है। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक हो गए, इनके ऊपर आरबीआई या फिर सरकार नजर रखती है कि आप जो लोन दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए, आप लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ लोन का पैसा वापस लेने के लिए गलत व्यवहार नहीं कीजिएगा। इन सभी चीजों का ध्यान रखती है। जब भी मनी लेंडर से आप लोन लेते हैं तो क्या कोई सरकारी नियम कानून लागू होता है? जी नहीं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। आप किसी दोस्त से या फिर अपने अंकल से लोन लेते हैं तो क्या आरबीआई के नियम कानून को देखते हैं क्या? जी नहीं। तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। लैंडलॉर्ड आपको लोन देता है तो क्या आप एक तरीके से आरबीआई के नियम कानून के हिसाब से लोन लेते हैं? जी नहीं। तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। दूसरा अगला क्या है यहां पर, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। तो भाई एजेंसीज की बात की जा रही है, यानी कि किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बड़े स्तर पर काम करता है, तो क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा? जी हां करेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मल सेक्टर। इसको जरा सा फिर से आप चाहें तो देख सकते हैं।
जैसा कि मैंने अभी कहा, यहां पर वही बात बताई गई है कि जो हमारा फॉर्मल सेक्टर होता है, फॉर्मल सोर्सेज होते हैं जहां से हमें लोन मिलते हैं, उसके ऊपर निगरानी रखने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। समझ गए? जैसे कि एग्जांपल जो हमने ऊपर देखा था कि बैंक के पास 15% आपका एक रिजर्व होना चाहिए, कैश में पैसा होना चाहिए। इसको चेक कौन करेगा कि भाई बैंक ने रखा है या फिर नहीं रखा है? इसको चेक करने का काम करती है आरबीआई। आरबीआई जो है वो मॉनिटर करती है कि बैंक्स जो हैं वो रियलिटी में कैश बैलेंस रख रही हैं या फिर नहीं रख रही हैं, वो अपने पास रिजर्व रख रही हैं या नहीं, सरकार के सारे नियम कानून को फॉलो कर रही हैं या नहीं। सभी चीजों पर नजर कौन रखता है? आरबीआई रखती है। ठीक है। इसके साथ ही जो आरबीआई है वो एक तरीके से ये देखती है कि जो बैंक्स है वो लोन सिर्फ ऐसे लोगों को ना दे जो कि प्रॉफिट बना रहे हैं, प्रॉफिट वाले बिजनेस को ना दे, बल्कि ऐसे छोटे किसानों को भी दे, छोटे इंडस्ट्रीज को भी दे जिनको कि रियलिटी में पैसे की जरूरत है अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए। तो सरकार हमेशा ध्यान रखती है, जो आरबीआई है वो हमेशा ध्यान रखती है कि सभी तरीके के लोगों को क्या मिले? लोन मिले, सभी को जरूरत के हिसाब से लोन मिले। और सरकार हमेशा यहां पर आरबीआई के रूप में काम करती है कि जो बैंक है वो कितना लोन दे रही है, किसको दे रही है, कितने इंटरेस्ट रेट पर दे रही है, इन सभी चीजों को ध्यान रखती है कौन? आरबीआई रखती है। ठीक है। आगे यहां पर कहा जा रहा है कि देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। भाई आप अगर अपने अंकल से लोन ले रहे हैं या फिर आप अपने मोहल्ले के किसी लड़के से लोन ले रहे हैं, तो क्या वहां पर कोई सरकारी संस्था है जो कि नजर रखेगी कि आपने लोन लिया तो कितने परसेंट पर लिया, आप क्या गिरवी रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं? कोई सरकारी संस्था नहीं है वहां पर सारा व्यवस्था क्या होता है? सारा व्यवस्था होता है कि भाई जो नियम कानून है वो कुछ नहीं होता है। आप बस लोन लेने वाले व्यक्ति को लोन देने वाला व्यक्ति जानता है, बोलता है कि भैया तुम मेरे दोस्त हो, मुझे पैसे दे दो, वो आपको दे देता है। आप कहीं पर नौकरी करते हैं, आपका नौकरी का जो फैक्ट्री का मालिक है वो आपको उधार दे देता है, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानता है, इस वजह से दे देता है। और वहां पर जो लोन देने वाला व्यक्ति है वो जिस भी रेट पर चाहे, जिस भी इंटरेस्ट रेट पर चाहे वो लोन चाहे तो दे सकता है। वो बोलेगा भैया 60% सालाना, तो आप बोलिएगा जी माई बाप 60% ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मजबूरी है इस वजह से। ठीक है। और यहां पर लोन वापस लेने के लिए आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो साहूकार है वो बहुत गलत व्यवहार करता है, तो वहां पर उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि सरकारी कोई नियम कानून वहां पर लागू नहीं होता है। तो यहां पर बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि जब हम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर से जो भी लोन मिलता है या फिर लोन दिया जाता है, उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो काफी हाई होता है। इस वजह से इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना काफी महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? एक जगह पर आपको 5% इंटरेस्ट रेट देना है, एक जगह पर 30% इंटरेस्ट रेट देना है, 36 देना है या फिर 60% देना है। तो महंगा हुआ कि नहीं? एक जगह पर आपने 10,000 रुपए लोन लिए तो 10,000 रुपए पर सालाना आपको 500 रुपए क्या करने हैं? इंटरेस्ट के रूप में देने हैं। एक जगह पर आपने क्या किया? 10,000 रुपए लोन लिया, आपको 6,000 रुपए क्या करना है? इंटरेस्ट के रूप में देना है। या फिर 3600 आपको क्या करना है? आपको इंटरेस्ट के रूप में देना है। तो क्या हुआ? लोन महंगा हुआ या नहीं हुआ? जी हां, बिल्कुल महंगा हुआ। यही बात यहां पर की जा रही है। अब बोले सर इससे नुकसान क्या है तो है, महंगा है। आप जाइएगा किसी दोस्त से लेने तो दोस्त आपको थोड़े सस्ता दे देगा। सरकार तो भाई बैठा हुआ है लोगों का कल्याण करने के लिए। आपका दोस्त आपका कल्याण करने के लिए थोड़ा ही ना बैठा है, आपके अंकल जी आपका कल्याण करने के लिए थोड़ा ही ना बैठे हैं, या फिर आपके गांव का जो साहूकार है वो आपका कल्याण करने के लिए थोड़ा ही ना बैठा है। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है कि वो कल्याण करने के लिए नहीं बैठा है। लेकिन यहां पर नुकसान क्या है वो हम जरा सा देख लेते हैं। अब भैया जब देखिए, जब आप हायर कॉस्ट पर लोन लेते हैं, जब भी आप महंगा लोन लेते हैं, तो इसका मतलब कि भाई आपने लोन लिया। आप लोन जनरली ले क्यों रहे हैं? आपको कोई धंधा बढ़ाना है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, आपको पैसे की सख्त जरूरत है। तो आप अगर महंगा लोन ले रहे हैं तो आपका जो अर्निंग है उसका एक बड़ा हिस्सा जा रहा है। जैसे आपने यहां पर 10,000 रुपए लोन लिया, 10,000 रुपए से आपने एक धंधा शुरू किया जिसमें कि आपको प्रॉफिट होने वाला है 5,000 रुपए।
अब यहां पर प्रॉफिट 5,000 रुपए हुए तो आप 500 रुपया जो इंटरेस्ट है वो आसानी से दे सकते हैं, बहुत मस्ती से रहिएगा। लेकिन यहां पर अगर आपने इनफॉर्मल सेक्टर से 10,000 का लोन लिया और आप बोलिएगा कि भैया हमको जो क्या करना है, हमको 5,000 का प्रॉफिट होगा तो उसमें से हमको क्या करना है, 3,600 रुपए जाकर इंटरेस्ट दे देना है, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? कुछ भी नहीं, कुल मिलाकर 1,400 रुपए प्रॉफिट हुए। या फिर छोड़िए इतना भी, आपको 6,000 रुपए देने हैं इंटरेस्ट के रूप में, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। तो यही होता है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने में अंतर। समझ गए? तो यहां पर देखें, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है तो उसका इनकम क्या होता है, घट जाता है, इनकम काफी कम हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो अलग अलग कंडीशन होते हैं, कई सारे कंडीशन होते हैं, वहां पर हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या होता है कि जो उसको प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो डेब्ट में फंस जाता है, कर्ज में फंस जाता है। और इसके साथ ही यहां पर कई लोग होते हैं जो कि इंटरप्राइज या फिर धंधा वगैरह शुरू करना चाहते हैं और वो धंधा शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो कर्ज है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा कर्ज मिल रहा है। उससे क्या होता है कि उनका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता और वो बोलते हैं कि भैया धंधा में तो प्रॉफिट ही नहीं है, हम काहेला धंधा खोलेंगे। जैसे वही बात कि आपने 10,000 रुपए का आपने लोन लिया, मान लीजिए 10,000 का आपको धंधा खोलना है, आपको प्रॉफिट होने वाला है 1,000 रुपए, आपको अगर 500 इंटरेस्ट देना हो तो आप बोलेगा ठीक है चलो लोन ले लेते हैं, 500 का तो बचत होगा, हमें 500 का बचत होगा। लेकिन अगर आपको इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना हो, क्या आप लीजिएगा? नहीं लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको मात्र प्रॉफिट होना है 1,000 का, आपको इंटरेस्ट कितना देना है, 5,000 रुपए या फिर 6,000 रुपए। तो क्या आपको फायदा है? जी नहीं। तो यहां पर इस वजह से क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया और इस वजह से लोग धंधे शुरू नहीं करते हैं। और इस वजह से क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको ज्यादा लोन देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर हैं लोन के। ठीक है, और इस वजह से क्या होगा कि अगर लोगों को लोन मिलेगा फॉर्मल सेक्टर से तो उनका इनकम जो है वो ज्यादा बेहतर होने पाएगा और यहां पर उनकी जो नीड्स हैं वो ज्यादा आसानी से, ज्यादा सस्ते दामों पर लोग पूरे करने पाएंगे और लोग आसानी से क्रॉप्स को उगाने पाएंगे, बिजनेस सेटअप करने पाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बैठाने पाएंगे और नए इंडस्ट्रीज और नए ट्रेड करने पाएंगे अगर उनको लोन सस्ता मिलेगा। अब यहां पर आगे देखें तो आगे कहा जा रहा है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। देश के विकास के लिए सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट, उधार आपका बहुत ही जरूरत है देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब यहां पर आगे देखते हैं, आगे यहां पर कहा गया है कि भाई फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलता है, कौन फॉर्मल लोन लेता है, कौन इनफॉर्मल लोन लेता है। तो भैया ग्राफ 2 जो है ना, ग्राफ 2 में बताया गया है कि गरीब लोग, शहर के गरीब या फिर गांव के गरीब, अमीर, शहर के अमीर, गांव के अमीर कहां से लोन लेते हैं, कितना लोन लेते हैं, यह आपको बताया गया है। तो इसको हम जरा सा देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं, उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पुअर हाउस होल्ड के बारे में। जो गरीब लोग हैं, यहां पर अर्बन हाउस होल्ड की बात की गई है, मतलब जो शहर में रहने वाले घर हैं, परिवार हैं, उनकी बात की गई है। जो शहर में गरीब लोग रहते हैं वो आपका क्या करते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं 85%, फॉर्मल से कितना लेते हैं, 15%। मतलब टोटल लोन का 85% कहां से, इनफॉर्मल सेक्टर से। ठीक है, वैसे घर जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ पैसा है, कुछ एसेट है, ये लोन लेते हैं 53% इनफॉर्मल सेक्टर से और फॉर्मल सेक्टर से 47%। ठीक है, वैसे घर जिनके पास काफी अच्छा पैसा मौजूद है, मतलब अच्छा इनकम है, अच्छा पैसा है, ये 72% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, मतलब बैंक से या फिर कोऑपरेटिव से, और 28% इनफॉर्मल सेक्टर से। ये भी ठीक है। फिर यहां पर आते हैं रिच हाउस होल्ड, वैसे घर जो कि अमीर हैं, ये 90% लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से और 10% इनफॉर्मल सेक्टर से। आप सोचिएगा सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि भैया देखो, यहां पर जो लोन मिलता है ना, लोन मिलने में जो कंडीशंस होते हैं,
टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो हमने पढ़ा था उसको फुलफिल कौन कर पाता है? अमीर घर वाले कर पाते हैं। यानी अमीर घर वाले लोगों के पास गिरवी रखने के लिए कुछ है, इनकम सोर्स दिखाने के लिए कुछ है, तो इनको फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल जाता है। लेकिन वही जो गरीब परिवार हैं उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, इनकम सोर्स दिखाने के लिए कोई कागज नहीं है, तो इनको फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। आगे कहा जा रहा है मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। ये तो आपको पहले ही पता चल गया है कि जब भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाएगा तो उसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होगा और उनका एक तरीके से फायदा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसके इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है? चला जाता है लोन ही चुकाने में। ठीक है, इस वजह से क्या जरूरत है? इस वजह से जरूरत है कि जो बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव हैं वो अपना लोन देना ज्यादा बढ़ाएं, लेंडिंग को ज्यादा बढ़ाएं, खासकर रूरल इलाके में, ताकि इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर लोगों का जो एक तरीके से डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके और सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं या फिर जिनको जरूरत है उनको लोन सही मात्रा में सही तरीके से मिल सके। और दूसरा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है जो फॉर्मल सेक्टर जो है उसमें लोन्स को तो एक्सपेंड करने की जरूरत है, साथ में यह भी जरूरत है कि जो लोन्स हैं वो सभी लोगों को मिले, यानी समाज के सभी हिस्सों के लोगों को मिले, अमीर को मिले तो साथ में गरीब को भी मिले। आज के समय में, अभी के समय में क्या है कि जो अमीर परिवार हैं जिनको कि फॉर्मल क्रेडिट मिलता है, लेकिन वहीं जो गरीब परिवार हैं वो अपना लोन कहां से लेते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज से। और इस वजह से क्या होता है? गरीब की सिचुएशन सुधरने के बजाय वो उतनी ही रहती है या फिर और भी खराब हो जाती है। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है उसको ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि जो गरीब है वो सस्ते लोन्स का बेनिफिट उठा सके, सस्ते लोन्स का फायदा उठा सके। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है। ये टॉपिक क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? तो देखिए, पिछले सेक्शन में हमने बात किया कि जो गरीब परिवार हैं वो अभी भी डिपेंडेंट हैं इनफॉर्मल सोर्सेस के ऊपर क्रेडिट के लिए। क्यों? मैंने आपको कहा क्यों? क्योंकि बैंक जो होते हैं वो हर एक गांव के इलाके में मौजूद नहीं है और जहां पर वो मौजूद हैं भी वहां से लोन लेना बैंक से काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बैंक में लोन लेने के लिए बैंक लोन में आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कोलेटरल चाहिए होते हैं, इनकम सोर्स या फिर इनकम सोर्स दिखाना पड़ता है। तो लोन लेने में सबसे बड़ी परेशानी गरीब लोगों के लिए यह आती है कि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, कोलेटरल के रूप में रखने के लिए कुछ भी नहीं है। इस वजह से बैंक उनको लोन देने से मना कर देते हैं। जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, जैसे कि जो साहूकार होता है या फिर आपके परिवार के कोई व्यक्ति हैं, वो आपको लोन आसानी से इसलिए दे देते हैं क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते हैं और जब भी चाहे जबरदस्ती आपका कॉलर पकड़ के आपसे पैसे निकाल सकते हैं। इस वजह से वो आपको लोन दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आगे बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि भाई देखिए, जो मनी लेंडर्स होते हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में लोन देते हैं वो काफी हाई रेट चार्ज करते हैं, इसके साथ ही कोई रिकॉर्ड वो नहीं रखते हैं और साथ में पुअर बोरोवर्स को हरास भी करते हैं। मतलब कि जो कर्जा लेने वाला व्यक्ति है उसको परेशान भी करते हैं अगर उनको पैसा नहीं मिलता है। अब देखिए, यहां पर देखिए फिलहाल के सालों में क्या हुआ है कि जो लोग हैं उन्होंने नए तरीके निकाले हैं जिससे कि गरीब लोगों को लोन्स प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि गरीब लोगों को जो फॉर्मल सेक्टर से जो लोन है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब ये आइडिया इसमें क्या है, तरीका क्या है? इसमें तरीका ये है कि जो गांव के गरीब हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जाए। ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर। और इसमें मेनली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं वो महिलाओं के बनते हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां पर जो ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं ये अपने इनकम को, अपने पास जो भी पैसा है उसको एक जगह पर पूल करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। और यहां पर ये जो मेंबर्स होते हैं ये जनरली आपको होते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 की संख्या में, और एक मोहल्ले के लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। अब यहां पर जो मेंबर्स हैं ये आपस में मिलकर 25 रुपए से 100 रुपए डेली के रूप में सेव करते हैं। और यहां पर क्या करते हैं? मेंबर्स पैसे को जमा करके मेंबर्स स्मॉल लोन्स ले लेते हैं ग्रुप से ही। मतलब क्या हुआ? सभी मेंबर्स ने एक जगह पैसा जमा किया और ग्रुप में 15 से 20 लोगों ने मिलाकर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए जमा कर लिए। अब यहां पर 1 लाख रुपए जमा किए और उसमें से किसी एक मेंबर को पैसे की जरूरत हो गई,
तो वो जो मेंबर है वो उस ग्रुप से ही पैसे ले लेगा, उस ग्रुप से ही उधार ले लेगा और उसके बदले वो इंटरेस्ट देगा किसको, इसी ग्रुप को ही दे देगा, वो बैंक के पास जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं और ये जो ग्रुप हैं ये इंटरेस्ट चार्ज करता है इन लोन्स के ऊपर, और ये भी एक तरीके से जो इंटरेस्ट होता है ये मनी लेंडर्स के कंपेयर में काफी कम होता है। ठीक है, 1 साल या 2 साल के बाद ये जो ग्रुप होते हैं जो कि लगातार सेविंग कर रहे हैं, ये लोन लेने में सक्षम हो जाते हैं बैंक से, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड एक बन जाता है, साथ में इनके पास कोलेटरल रखने के लिए ये 1 लाख रुपए भी हो जाते हैं, जिसको कि कोलेटरल रख के ये क्या कर सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो लोन होता है ये सैंक्शन किया जाता है ग्रुप के नाम पर, और यहां पर जो ग्रुप के नाम पर यह लोन दिया जाता है इसका मेन पर्पस होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाएं। जो सेल्फ स्मॉल लोन्स होते हैं ये ग्रुप, मान लीजिए ग्रुप को मिला तो ग्रुप क्या करेगा, ग्रुप अपने मेंबर्स को देगा कि भाई तुम लो तुम लो तुम लो, जिसको जितना जरूरत है लोन ले लो, इंटरेस्ट ग्रुप को देते रहो और हम लोग बैंक से लोन लेकर इस तरीके से डील करते रहेंगे। तो यहां पर जो मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने गिरवी रखे जमीन को छुड़ाते हैं या फिर अपने जो खेती वाली जरूरत है उसको पूरा करने के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका भी उसमें यूज करते हैं, या फिर सेविंग मशीन खरीदने में, हैंडलूम खरीदने में, कैटल खरीदने में इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं इस सेविंग और लोन एक्टिविटीज का ये लिया जाता है ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा, यानी कि बैंक इनके बारे में कुछ भी नहीं करेगी, बैंक सिर्फ इनको लोन दे देगी, पैसे दे देगी और यहां पर बैंक जो है वो छोड़ देगी। जो ग्रुप के मेंबर्स हैं जो कि पैसे आपस में जमा करते हैं ये खुद से डिसीजन लेते हैं कि पैसे का क्या करना है, कितना किसी को लोन देना है तो कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, क्या करना है नहीं करना है, सभी डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, लिया जाता है ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा पर्पस काम करता है, या मतलब यही चीज आगे लिखी गई है कि ग्रुप जो है वही डिसाइड करता है पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट या फिर रीपेमेंट शेड्यूल जब भी वो अपने मेंबर्स को लोन देता है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां पर मतलब आगे यही सारी बातें की गई हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं ये एक तरीके से देखते हैं कि भाई अगर कोई मेंबर रीपेमेंट नहीं करने पाता है तो उसको ग्रुप के मेंबर्स ही हैंडल करते हैं कि कैसे उसका सिचुएशन क्या किया जाए, क्या उसकी सिचुएशन है, इन सभी चीजों को आगे बात करें तो यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कैसे करते हैं या फिर फायदा कैसे पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ी गरीब लोगों के सामने परेशानी क्या थी, सबसे बड़ी परेशानी थी कि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने से यह फायदा है कि जो लोग हैं जो इसके मेंबर्स हैं उनके पास कोलेटरल के लिए कुछ है जिसको गिरवी रख के वो बैंक से लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, और साथ में यहां पर रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर भी उनको लोन मिल जाता है या फिर उनके मेंबर्स को लोन मिल जाता है। और एक तरीके से देखें तो गांव के जो गरीब लोग हैं उनका एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम कर रहे हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसकी वजह से जो रूरल पुअर हैं, गांव के जो गरीब हैं वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उनको ज्यादा बेहतर सिचुएशन मिल रहा है, ज्यादा बेहतर लाइफ मिल रहा है, ज्यादा बेहतर क्रेडिट कंडीशन मिल रहा है, लोन में उनको ज्यादा बेहतरी मिल रही है सभी चीजों से। और उससे क्या हो रहा है कि जो महिलाएं हैं जो कि इस तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई हैं वो फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बन रही हैं, और इसके साथ ही ये एक तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां पर जो महिलाएं हैं वो आपस में डिस्कशन कर सकती हैं सोशल इश्यूज को, जैसे कि हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इन सभी से जुड़े हुए सोशल इश्यूज को आपस में डिस्कस कर सकती हैं। और यहां पर आपको तस्वीर भी आपको यहां पर दिखाया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रहा है लोगों को, जो महिलाएं हैं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रही हैं, रूरल पुअर की सिचुएशन को भी सुधारा जा रहा है, सोसाइटी में जो तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, हेल्थ से जुड़ी हुई, न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई, डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी हुई, ये भी डील हो रही है, ये भी ठीक एक तरीके से हो रही हैं। अब यहां पर बात करें तो आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की कहानी ये बताई गई है कि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा सक्सेस स्टोरीज है जिसने गरीबों तक अपनी पहुंच बनाई है और गरीबों की क्रेडिट नीड्स को रीजनेबल रेट्स पर पूरा किया है। इसको शुरू किया गया था 1970s में एक स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में, और अगर बात करें तो 2018 में जो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है इसके कुल मिलाकर 9 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं 81,600 गांवों में, और ये पूरे बांग्लादेश में फैला हुआ है।
और ज़्यादातर लगभग सभी जो बोरोवर्स हैं वो महिलाएं हैं, मतलब कर्जा लेने वाली महिलाएं हैं, और ये समाज के पुअरेस्ट हिस्से से आती हैं, सबसे गरीब हिस्से से आती हैं। और ये जो बोरोवर्स हैं ये इन्होंने प्रूव किया है कि जो गरीब महिलाएं हैं ये सिर्फ रिलायबल बोरोवर नहीं है, बल्कि वो खुद से स्टार्ट कर सकती हैं या फिर उसको चला सकती हैं स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि सिलाई कढ़ाई या फिर आपको पावर लूम चलाना, इस तरीके की एक्टिविटीज करके वो पैसे भी कमा सकती हैं। ये इन्होंने प्रूफ किया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम आगे देखें तो आगे यहां पर समरी बताया गया कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो यहां पर वही चीज है, शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो मनी का मॉडर्न फॉर्म है उनके बारे में देखा कि उनके साथ बैंकिंग सिस्टम कैसे जुड़ा हुआ है। एक तरफ हमने देखा कि बैंक डिपोजिटर को भी हेल्प करता है और दूसरी तरफ बोरोवर्स को भी हेल्प करता है जो कि बैंक से लोन लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होते हैं उनमें लोन्स या फिर क्रेडिट की जरूरत होती है। क्रेडिट जो होते हैं उनका पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, लेकिन सर्टेन सिचुएशन में खराब इंपैक्ट भी होता है। जो क्रेडिट है वो अलग अलग सोर्सेज से अवेलेबल है, वो या तो फॉर्मल हो सकता है या फिर इनफॉर्मल हो सकता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होते हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल में अलग अलग होते हैं, अलग अलग लोन्स में अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। आज के समय में बात करें तो जो अमीर परिवार हैं जिनको कि फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलता है, लेकिन वहीं जो गरीब परिवार हैं उनको इनफॉर्मल सेक्टर से लोन मिलता है, और इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है उसको बढ़ाया जाए और साथ में जो एक्सपेंसिव इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है उसको कम किया जाए, उसके ऊपर डिपेंडेंस कम किया जाए। साथ में जो पुअर हैं उनको ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिलना चाहिए, और साथ में इस तरीके से काफ़ी सारे स्टेप लेकर हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो भैया देखो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर का आपका हो गया खत्म। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।